ऑलराइट, लेट्स फॉर्मली बिगिन विद द क्लास टुडे। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है इंशाल्लाह कि सबसे पहले जो है सिमिलर ट्रायंगल्स के हवाले से और सिमिलरिटी के टेस्ट वगैरह डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कॉमनली सिमिलरिटी के हवाले से आती हैं। उसके बाद कुछ और चीज़ें देखकर इंशाल्लाह आज कोशिश करके सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी वाला एरिया वाइंड अप करेंगे। तो स्क्रीन पे सबसे पहले जितना कुछ लिखा हुआ आ रहा है सिमिलर ट्रायंगल्स के हवाले से, फटाफट कॉपी कर लें, मुझे बता दें उसके बाद चैट बॉक्स में, ताकि फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट लें। फटाफट कॉपी कर ले बेटा, शाबाश।
चलिए स्टार्ट लेते हैं एक्सप्लेनेशन से। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, और सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस की थी वो ये कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में शेप भी सेम होता है, साइज भी सेम होता है, और तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और तमाम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सब बराबर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज जब किसी फिगर के साथ जुड़ जाए, इसका मतलब तमाम एंगल्स भी बराबर हैं और तमाम साइड्स भी बराबर हैं। तो देयर, अगर मैं खास कर बात करूं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, तो देयर आर 6 पेयर्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट्स। अच्छा, अब अगर हम बात करें सिमिलर ट्रायंगल्स की, तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है? इन सिमिलर ट्रायंगल्स the shape of the two triangles is same but the sizes are different. Same shape, different size. अब जैसे ऐसा होता है, आप मार्केट में जाते हैं कुछ परचेज करने के लिए, तो एक छोटी शर्ट स्मॉल होती है, एक मीडियम होती है, एक लार्ज होती है, एक एक्स्ट्रा लार्ज होती है। तो डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो बिल्कुल सेम डिजाइन होता है, बिल्कुल एक जैसी होती है, अगर साथ रखी जाए तो एक छोटी है, एक उससे बड़ी है, एक उससे बड़ी है। तो वो सारी शर्ट सिमिलर होती हैं, बस साइजेस के डिफरेंट की वजह से हम उनको कहेंगे सिमिलर शर्ट्स। कॉन्ग्रुएंट अलग चीज है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल साइज भी सेम है, मतलब सारी स्मॉल, दो चार स्मॉल रख दी जाए तो वो चारों स्मॉल कहलाएंगी कॉन्ग्रुएंट टी शर्ट्स या कॉन्ग्रुएंट शर्ट्स। तो सिमिलर का मतलब एक जैसी नजर आए लेकिन साइज का डिफरेंस होगा। इसका ये मतलब हुआ कि लेंथ जो है, जो साइड्स हैं, वो बराबर नहीं होंगी। अच्छा, अब किसी के साथ भी ये लफ्ज सिमिलर लग जाए, जैसे मैं आपसे बात करूं सिमिलर पेंटागॉन्स, सिमिलर हेक्सागॉन्स, तो इसका ये मतलब होगा कि भाई तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। जब सिमिलर की बात होगी तो ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब सवाल ये पैदा होता है, ये प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? तो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रेशो। अगर मैं किसी एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का देखूं रेशो, कोई दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो देखूं, तो जो रेशो आएगा बाकी साइड्स का भी रेशो वो ही होगा। ये रेशो वाली बात को मैं अभी एग्जाम्पल से समझाता भी हूं, तो अभी मैं सिर्फ जनरल डिस्क्रिप्शन से समझा रहा हूं। सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में तमाम साइड्स भी इक्वल होती हैं, तमाम एंगल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स में या सिमिलर फिगर्स में तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर नहीं होती, तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका मतलब उनका रेशो सेम होता है। मतलब अगर एक साइड डबल हुई है तो बाकी साइड्स भी डबल होंगी, एक साइड ट्रिपल हुई है तो बाकी साइड्स भी ट्रिपल होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दो ट्रायंगल जो सिमिलर हो उनकी बेस तो डबल होके आई लेकिन हाइट ट्रिपल होके आई, तो ये गलत हो जाएगा। बेसिस का रेशियो अगर 1:2 है ओरिजिनल फिगर के और नए फिगर के, तो हाइट्स का रेशियो भी 1:2 होना चाहिए, तभी वो सिमिलर माने जाएंगे। मतलब सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब अगर एक टी शर्ट, नई टी शर्ट आ रही है लार्ज साइज की, तो अगर विड्थ बढ़ रही है तो हाइट भी उसकी बढ़ रही है, लेंथ भी बढ़ रही है, सारी चीजें उसी हिसाब से बढ़ रही है, वेस्ट बढ़ रही है। तो इसी तरह जब दो ट्रायंगल्स बढ़ते हैं तो उनका रेशियो सेम होता है। अच्छा, लेकिन तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यहां भी बराबर होते हैं। ऑल्दो ट्रायंगल्स जो है वो उनका साइज डिफरेंट है, लेकिन एंगल का ताल्लुक तो साइज के हिसाब से नहीं होता, लेंस का ताल्लुक होता है। तो लेंस प्रोपोर्शनल है और तमाम एंगल्स इक्वल हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि लेट सपोज मुझे किसी ने कहा कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट के लिए तो तीन लाइनें यूज होती थी ना, इक्वल्स टू जैसे बनता है उसी तरह तीन लाइनें कॉन्ग्रुएंट के लिए यूज होती हैं। तो सिमिलर के लिए कौन सा साइन यूज होता है? तो सिमिलर के लिए हम पूरा लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, जैसा कि यहां मैंने लिखा हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखें आप, ट्रायंगल ए बी सी छोटा है, ट्रायंगल पी क्यू आर बड़ा है। इन दोनों ट्रायंगल्स में तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं,
मतलब एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो मैंने यहाँ एंगल तो हम इस तरह लिखते हैं कि जिस एंगल की बात हो रही है वो बीच में आता है। तो अब मैं बात कर रहा हूं एंगल ए की। तो नाम से अगर आप देखें कि अगर एग्जामिनर ने मुझे बताया कि ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, तो बी ए सी, देखिए सेकेंड लेटर, फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। बी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू क्यू पी आर। जिस ऑर्डर में मैंने बी ए सी लिखा है उसी ऑर्डर में मैंने क्यू पी आर लिखा है, सेकेंड फर्स्ट थर्ड। तो बी ए सी इज इक्वल टू क्यू पी आर, ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर, और बी सी ए इज इक्वल टू क्यू आर पी। ऑर्डर देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग का। नाम जो है, मैंने कहा था जो नाम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे काम उस नाम के जरिए ही होते हैं। जितने भी सवालात आते हैं जिसमें हम कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूफ करते हैं, तो हम नाम के जरिए ही प्रूफ करते हैं। वो इंशाल्लाह सवाल के थ्रू और कॉन्सेप्ट हमारा बनेगा कि दरअसल ये प्रूविंग होती कैसे। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, जो कि मैंने बात कवर कर ली। ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये वाली बात कवर हो गई। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? कॉन्ग्रुएंट में तो हम ये करते थे ना, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर। कॉन्ग्रुएंट में तो ये करते थे। सिमिलर में क्या करते हैं? तो सिमिलर ट्रायंगल्स अगर हमें रिपोर्ट हो जाए, हमें पता चल जाए दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हमें बात पता चल जाएगी कि साइड्स का रेशो क्या है, बराबर है। इसका मतलब ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू एक रेशो आएगा। ए बी और पी क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू करूंगा तो एक रेशो आएगा। इसी तरह बी सी और क्यू आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो बी सी अपॉन क्यू आर करूंगा तो एक रेशो आएगा। ए सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर करूंगा तो एक और रेशो आएगा। ये तीन रेशोज आ गए। ये तीनों रेशोज बराबर होंगे अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो। लेट सपोज कभी डिटरमिन करने का कहा जाता है कि बताओ ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, और तमाम साइड्स गिवन हैं, तमाम साइड्स मौजूद हैं, तो मैं तमाम साइड्स के जरिए तीन रेशोज निकालूंगा। ए बी अपॉन पी क्यू पहला रेशो, बी सी अपॉन क्यू आर दूसरा रेशो, ए सी अपॉन पी आर तीसरा रेशो। अगर ये तीनों रेशोज बराबर हुए तो ट्राइंगल सिमिलर है, अगर ये रेशोज बराबर नहीं हुए तो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। तो अब अगर मैं यहां चेक करूं कि क्या भाई वाकई ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर के सिमिलर है या नहीं है, तो मैं रेशो चेक कर लेता हूं। अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो चेक करूं तो मुझे पता चलेगा 3/9, जो कि सिंप्लीफाई होके बनेगा 1/3। फिर अगर मैं देखूं बी सी अपॉन क्यू आर तो बनेगा 4/12। फिर अगर मैं देखूं ए सी अपॉन पी आर तो बनेगा 5/15। तो अगर मैं देखूं तो ये सब 1/3 बन रहे हैं, ये भी 1/3, ये भी 1/3, 1/3। इसका मतलब अगर तमाम रेशो सेम है, इसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर है। तो हम यहाँ वाजे कर दें कि ये ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर क्योंकि सिमिलर थे, लिहाजा तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर है, तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। तीन एंगल्स अगर इक्वल हो और रेशो सेम ना हो तो ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तीन एंगल्स बराबर हो और साइड्स का रेशो सेम ना हो। अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स बराबर हो जाएं तो साइड्स का रेशो डेफिनेटली बराबर होगा। अभी हम सिमिलरिटी टेस्ट जब करेंगे तो इसमें यह बात डिस्कस हो जाएगी। अगर साइड्स का रेशो सेम नहीं है तो तमाम एंगल्स बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर तीनों एंगल्स बराबर हो गए तो ट्राइंगल्स फिर सिमिलर होंगे, तो फिर साइड्स का रेशो भी सेम होगा। अभी सिमिलरिटी टेस्ट में ये बात इंशाल्लाह वाज़े तौर पर डिस्कस कर लेता हूं। तो यहां तक अब तक हमने ये समझा कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, तमाम एंगल्स बराबर होते हैं और तमाम साइड्स बराबर नहीं होती, प्रोपोर्शनल होती हैं। अच्छा, अब कभी क्या होता है, कभी अननोन जैसे मुझे बता दिए जाते हैं, मैं आपको आपके सामने एग्जांपल रखता हूं। जैसे एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने जो है मुझे दो ट्रायंगल्स दिए, एक छोटा दिया और एक बड़ा दिया। ये ए बी सी है और ये मुझे दिया हुआ है पी क्यू आर, और एग्जामिनर मुझे कहता है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर
टू ट्रायंगल आर पी क्यू, ये नाम दिया उसने, सही है। अच्छा जरा सुने, ये 5 है और ये दिया हुआ है हमें 2, सही है। बाकी यहां पर x लिखा हुआ है, यहां पर y लिखा हुआ है, और यहां लिखा हुआ है 10 और ये है 12, सही है भाई। अब एग्जामिनर बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड द अननोन्स, फाइंड द अननोन्स। तो यहां वाजे है कि हमें अननोन्स हमारे पास है x और y, तो अननोन्स कैसे निकाले जाए। तो हमें एक बात एग्जामिनर ने वाजे कर दी कि भाई ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। तो मैंने कहा जब सिमिलर होते हैं और साइड्स अननोन्स होती हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। लिहाजा सबसे पहले रेशो बना लेते हैं। तो आप मुझे बताएं, नाम से देखें रेशो क्या बनेगा। तो आप बोलेंगे ए बी अपॉन आर पी, पहले रेशो बना ले। जब अननोन साइज वाले सवाल आते हैं तो रेशो ही बना बना के सवाल होता है। तो मैं कह रहा हूं ए बी अपॉन आर पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन आर क्यू। देखिए नाम के जरिए रेशो बने। ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आरपी था तो ए बी अपॉन आरपी, बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू था तो बीसी अपॉन पी क्यू, और ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर क्यू था तो ए सी अपॉन आर क्यू। अब जरा इसमें वैल्यूज फिट इन करें तो एक रेशो आप देखेंगे मुकम्मल है। बाज़ औक़ात एक रेशो भी मुकम्मल नहीं होता, लेकिन फिर अननोन एक ही होता है, वो सवाल देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन तकरीबन सवालात में एक रेशो गिवन होता है। तो अब अगर मैं यहां देखूं तो रेशो जो मौजूद है वो कौन सा है, ए बी अपॉन आरपी अगर देखें तो ये हो जाएगा 5/2, बी सी जो है 10 है तो बी सी अपॉन पी क्यू, और पी क्यू हमारा जो है वो एक्स है, और ए सी जो है वो है 12, और आर क्यू जो है वो है वाई। अच्छा अब ये तीनों एक साथ तो डील नहीं कर सकते, तो पेयर्स बना लेते हैं। 5/2 जो नोन रेशो है, जब इसको इक्वेट करेंगे 10/x से तो मेरे पास x आ जाएगा। तो मैं देखता हूँ x क्या आता है। x इज इक्वल टू 2 10 20, 20/5 4। तो x क्या आ गया भाई, x आ गया 4। अच्छा फिर मैं देखूं एक नोन रेशो और एक अननोन रेशो, मतलब 5/2 है, उसको इक्वेट कर देता हूं 12/y से, मतलब मैं फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कर रहा हूं। तो y निकालने के लिए हम कहेंगे 5y इज इक्वल टू 24 एंड y इज इक्वल टू 24/5 विच इज 4.8। तो y का आंसर आ जाएगा 4.8। तो अब देखें मैंने अननोन्स कैसे निकाले। ये अननोन्स निकालने वाले सवालात भरे पड़े, सिमिलर ट्रायंगल्स के अननोन्स निकालने वाले सवालात बहुत आते हैं, लिहाजा ये जो है ये हमें प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। अच्छा फिर ट्रायंगल्स जो है सिमिलर जो है प्रूफ करने वाले सवालात भी बहुत सारे आते हैं। ये एग्जांपल जो है फटाफट कॉपी कर लें, और जो मैंने कुछ ऐड किया अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो लिख लें, तो फिर उसके बाद मैं सिमिलरिटी टेस्ट की वजाहत कर देता हूँ। फटाफट जो है ये एग्जाम्पल कॉपी कर लें, क्योंकि इस तरह के पैटर्न के सवालात बहुत ज्यादा आते हैं, लिहाजा मैं चाह रहा हूँ ये एग्जाम्पल आप कॉपी कर लें। तो फिर सिमिलरिटी टेस्ट पे बात कर लेते हैं। देखो नाम दिए हुए थे ए बी सी और आर पी क्यू।
जब नाम दिया हुआ है एग्जामिनर ने तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या मतलब है, फर्स्ट सेकंड लेटर्स ए बी हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लेटर्स आरपी हैं, तो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आरपी होगा। इसी तरह जब बीसी लिया तो बीसी सेकंड थर्ड लेटर्स हैं, तो पी क्यू जो है वो भी सेकंड थर्ड लेटर्स हैं, तो बीसी अपॉन पी क्यू। फिर ए सी जो है फर्स्ट और थर्ड लेटर है, तो आर क्यू भी फर्स्ट और थर्ड लेटर है, तो ए सी अपॉन आर क्यू। तो ये बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग नाम से देखते हैं, जो नाम एग्जामिनर जिस नाम की एग्जामिनर बात कर रहा है उसी नाम को इस्तेमाल करते हुए हम ये रेशोज बनाते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। समझ आ रही है मुदार? इंशाल्लाह फिर पास के सवाल भी करेंगे तो ये और चीज आपको तफसील से समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी टेस्ट की। कल याद रखें हमने जब कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट डिस्कस किए थे तो मैंने आपको ये बताया था कि जब एक इंसान को डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल या कोई बीमारी होती है तो टेस्ट करवाया जाता है डिटरमिन करने के लिए। इसी तरह जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हम टेस्ट करते थे और 4 किस्म के टेस्ट होते थे, एसएसएस, एसएएस और एएएस, और एक और टेस्ट था आरएचएस जो कि लिमिटेड यूजेज था जिसका राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड था। तो सिमिलैरिटी टेस्ट जब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी टेस्ट की, तो सिमिलैरिटी टेस्ट में ये होता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी टेस्ट करेंगे। अच्छा, सिमिलैरिटी टेस्ट के पहले 2 नाम तो बिल्कुल सेम है और इसमें तो है ही 3 नाम, तो तीसरा नाम जो है वो डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो सिमिलैरिटी टेस्ट का इस्तेमाल भी ये है कि जब हम 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करना चाहते हैं तो इनमें से कोई एक टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए ट्रायंगल सिमिलर साबित हो जाएंगे। और अगर साबित हो गए, सिमिलर साबित हो गए, तो फिर बाकी बातें भी वैलिड हो जाएंगी। जैसे मैं कॉर्नर में बताता था कि देयर आर 6 पेयर्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट्स, 3 पेयर्स ऑफ मेजरमेंट्स के थ्रू हम साबित करते हैं, लेकिन जब साबित हो जाता है तो बाकी 3 पेयर्स ऑफ मेजरमेंट्स भी बराबर हो जाती हैं साबित। लिहाजा अगर सिमिलैरिटी टेस्ट के मुताबिक ट्रायंगल सिमिलर साबित हो गए तो हमने बात ये की है, साइड्स के हवाले से हमने प्रोपोर्शनल का लफ्ज यूज किया है, एंगल्स के हवाले से हमने इक्वल की बात की है। तो एक दफा सिमिलर साबित हो गए तो उसके बाद फिर 3 मेजरमेंट्स के थ्रू हमने साबित किया, बाकी 3 मेजरमेंट्स के हवाले से जो भी बात वैलिड होगी वो वैलिड हो जाएगी। मतलब मैं अभी इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा इसलिए क्योंकि वो टेस्ट यहाँ पर मुख्तलिफ मामला है। तो पहले तो हम ये समझ लें डिफरेंस क्या है। कॉन्ग्रुएंट में ये था कि साइड की बात होती थी या एंगल की, हम बात करते थे इक्वालिटी की। लेकिन सिमिलर में जब साइड का लफ्ज इस्तेमाल होगा ना, एस, जब एस का लफ्ज इस्तेमाल होगा, जब साइड की बात होगी तो बात होगी प्रोपोर्शनैलिटी की, और जब बात होगी एंगल की तो बात होगी इक्वालिटी की। क्योंकि हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स क्या होती हैं, बराबर नहीं होती, प्रोपोर्शनल होती हैं, और एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं। तो पहला टेस्ट देखते हैं ताकि हमें बात थोड़ी समझ आ जाए, हमारे दिमाग में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही होंगी। तो पहले टेस्ट से स्टार्ट लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। पहला टेस्ट है एस एस एस। एस एस का मतलब तीनों साइड्स की बात हो रही है। तो जब सिमिलैरिटी टेस्ट की बात होती है और सिमिलैरिटी टेस्ट की बात होती है और एस का लफ्ज इस्तेमाल होता है, साइड का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो फिर हम बात करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी की। तो एस 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 के मुताबिक अगर 2 ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स देखकर ये बताया जा सके कि वो प्रोपोर्शनल हैं, ये डिटरमिन कर लिया जाए कि वो प्रोपोर्शनल हैं, तो हम साबित कर देंगे कि ये 2 ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। कॉन्ग्रुएंट में क्या करते थे, अगर 3 साइड्स जो है बराबर हो जाए दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स तो कॉन्ग्रुएंट। लेकिन यहां पर अगर 2 ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स का रेशो सेम निकल आए तो हम साबित कर देंगे कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। और एक दफा साबित हो जाए कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ऑटोमेटिकली जो बाकी जो 3 पेयर्स है यानी कि 3 एंगल्स की बात हो रही है, ऑटोमेटिकली वो तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक दफा ट्रायंगल साइड्स के जरिए कि साइड्स प्रोपोर्शनल है ये देखकर साबित हो जाए कि ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि उन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स बराबर हैं। तो पहला टेस्ट ये कहता है कि अगर 2 ट्रायंगल्स लो
और उन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स जो हैं वो उनका रेशियो सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, लिहाजा हम ये साबित कर देंगे कि वो ट्राइंगल सिमिलर हैं और फिर ऑटोमेटिकली जो है उनके एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। टेस्ट नंबर 2, यहाँ सिर्फ डिस्कस कर लेता हूँ, जब सवालात करवाऊंगा इंशाल्लाह उसमें सवालात मुख्तलिफ नेचर के आएंगे। लास्ट टाइम कॉन्ग्रेंट के भी हमने एग्जांपल्स देखे थे, तो आपको आइडिया तो है किस तरह लेना है, लेकिन वो एग्जांपल्स भी बड़े सिंपल थे। जब पास पेपर्स के सवालात डील करेंगे तो हमें ज्यादा शऊर आएगा कि दरअसल सवाल सॉल्व करते कैसे, सवाल आता कैसे। तो इसलिए ज्यादा एग्जाम्पल्स यहाँ दे के हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बस जनरल बात डिस्कस कर लेते, फिर जब सवालात करेंगे तो रेफर बैक करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब हम आते हैं सिमिलैरिटी टेस्ट नंबर 2 पे, SAS। तो साइड एंगल साइड हमने देखा था, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। कॉन्ग्रेंट में देखा था अगर दो साइड्स, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो और इंक्लूडेड एंगल बराबर हो तो कॉन्ग्रेंट होते। यहां पर क्या बोलूंगा, अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो फिर वो दो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आई रिपीट, कॉन्ग्रुएंसी में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में साइड का लफ्ज इस्तेमाल होता था या एंगल का, हम बात करते थे इक्वालिटी की। लेकिन सिमिलर में, सिमिलरिटी टेस्ट में अगर साइड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ इसका मतलब बात होगी प्रोपोर्शनैलिटी की, और अगर एंगल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो बात होगी इक्वालिटी की। तो अगर हमें दो ट्रायंगल्स दिए जाएं, अच्छा एसएसएस वाला तो आपने केस देख ही लिया था, जो हमने 3, 4, 5 और 9, 12, 15 वाला एग्जांपल देखा था। अगर मैं एसएएस के हवाले से छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखूं, ये 3 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 12 है, यहां पर एंगल 30 है और यहां पर भी एंगल 30 है। तो आपने कहा यार 3 और 9 का रेशो है, नाम में कुछ भी दे देता हूं, ABC और PQR। तो अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो BA 3 है और QR 9 है, तो BA अपॉन QR का जो रेशो है वही AC अपॉन RP का रेशो है। और जो एंगल ABC, जो एंगल BAC है वो बराबर है QRP के। तो आप देखिए दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशो सेम है, और इंक्लूडेड एंगल जो है, याद रहे एस एस का मतलब है एंगल इंक्लूडेड होगा। एस एस के बीच में ये लिखा है, एस एस ए नहीं कह रहा हूं, ए एस एस नहीं कह रहा हूं, एस ए एस, दो एस के बीच में एक ए, मतलब इंक्लूडेड एंगल। तो अगर दो साइड्स के बीच में एक एंगल है, एंगल बराबर है और जो दो साइड्स उस एंगल को इंक्लूड कर रही हैं वो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब मैं यहां कहूंगा सिमिलर ट्रायंगल्स का नाम क्या दूंगा, तो नाम आप देखें, बी ए और क्यू आर का रेशो सेम है, तो बी ए सी। मैं कह रहा हूं ट्रायंगल बी ए सी, तो यहां क्या नाम दूंगा, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 9 है तो बी ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर है, बी ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर है। आर क्यू या क्यू आर में फर्क है, क्योंकि अगर मैं आर क्यू पी करता हूं तो मामला मुख्तलिफ हो जाएगा बी एस सी के मुकाबले में। तो बी एस सी पहले 3 वाली साइड फिर 4 वाली साइड, तो इसी तरह यहां क्यू आर पी, ट्राइंगल क्यू आर पी, क्योंकि पहले 9 वाली साइड फिर 12 वाली साइड, तो 3 और 9 एक दूसरे के आमने सामने, 4 और 12 एक दूसरे के आमने सामने। तो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, तो अगर नाम डिटरमिन करने हो ज्यादातर तो वो नाम देता है और हमें साबित करने का कहता है, लेकिन अगर नाम डिटरमिन करने हो ट्राइंगल्स देखकर तो नाम डिटरमिन करने के लिए देखना है 3 के सामने 9 है, 4 के सामने 12 है, तो बी ए सी क्यू आर पी। तो मैं कह रहा हूं ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल क्यू आर पी आर सिमिलर। अच्छा एक और बात, हमने ये ट्रेंड देखा कि जब सिमिलर साबित करते हैं तो प्रॉपर्टी का रेफरेंस एग्जामिनर मायने नहीं रखता, वो नहीं देता प्रॉपर्टी का रेफरेंस।
सिमिलरिटी टेस्ट समझ लें आप, रेफरेंसिंग जो है ये सिर्फ याद रखने के लिए कि किस तरह प्रूफ करना है, लेकिन रेफरेंसिंग वहां पर देखा गया कि वो हमेशा रेफरेंस देता है कि ये एस 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 के मुताबिक कांग्रेंट है, एस ए एस के मुताबिक कांग्रेंट है। यहां पर अगर हमने वो टेस्ट अप्लाई कर दिया तो हम लिखना चाहें तो लिखते हैं, कोई मसला नहीं है, खैर टेस्ट लिखने में तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो यहां पर अगर मैं टेस्ट का रेफरेंस देता हूं तो दैट वुड बी एस ए एस। सही, ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, हम कहेंगे लिखेंगे ये बात, as two corresponding sides are proportional and the included angle is equal, hence the two triangles are similar। तो ये पहला टेस्ट इसके मुताबिक all three corresponding sides are proportional, therefore the triangles are similar, two corresponding sides proportional and included angle is equal, therefore the triangles are similar। और तीसरा जो है सबसे आसान टेस्ट है ट्रिपल ए, जिसके मुताबिक किसी साइड की जरूरत नहीं है। कांग्रेंसी के हर टेस्ट में साइड चाहिए होती थी, क्योंकि कांग्रेंट साबित करना ज्यादा टफ, कांग्रेंट साबित करने में ज्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स है। साइड्स बराबर होंगी तो कांग्रेंट होंगे, तो कांग्रेंसी के हर टेस्ट में साइड होती थी। लेकिन सिमिलैरिटी का जो आखिरी टेस्ट है उसमें कोई साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स बराबर साबित हो जाएं तो वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स बराबर हो जाएं 70 80 30 और दूसरे ट्रायंगल की भी 70 80 30, लिहाजा और कोई साइड नहीं पता, जब कोई साइड नहीं है तो कांग्रेंसी का फतवा तो जारी किया जा ही नहीं सकता। लेकिन जब दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स बराबर हैं तो फिर साइड नहीं है कोई, तो फिर हम कह देंगे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों भाई, साइड्स तो है ही नहीं। बेटा साइड्स नहीं है लेकिन तीनों एंगल्स साबित हो गए सेम। जब तीनों एंगल सेम है और साइज में वाज़ेह डिफरेंस नजर आ रहा है, इसका ये मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। जब दो ट्रायंगल सिमिलर साबित हो गए तो अब तीन साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। अच्छा, अब एंगल साबित करने के लिए रेफरेंसिंग बड़ी जरूरी है, रीजनिंग बड़ी जरूरी है। तो मैं लिख रहा हूं रीजंस आर अ मस्ट। ये बहुत टेस्ट होता है, ये ट्रिपल ए वाला टेस्ट जो है ये बड़ा टेस्ट होता है। रीजंस आर अ मस्ट मतलब अगर पहला एंगल दूसरे एंगल के बराबर है, एक कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर जो है बराबर है, क्यों बराबर है, किस रीजन की वजह से बराबर है? कभी ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, कभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से बराबर होते हैं। मुख्तलिफ बातें इसमें हैं जो सवाल के साथ अभी मैं एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह ये बात मैं ज्यादा क्लियर कर दूंगा कि कैसे साबित करना है। तो रीजंस आर अ मस्ट, एक बात नोट आप लिख सकते हैं ट्रिपल ए में, रीजंस आर अ मस्ट। और फिर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर की मार्किंग स्कीम के मुताबिक सिर्फ दो एंगल साबित कर दें तो तीसरा एंगल रीजन से साबित करने की जरूरत नहीं है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। बताएं क्यों? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स बराबर हो जाएं तो तीसरा एंगल साबित करने के लिए कोई रीजन क्यों नहीं चाहिए? कैसे डायरेक्ट जो है वो एंगल तीसरा भी बराबर होगा, कैसे? कौन बता रहा है इसका आंसर? वेरी गुड, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। वेरी गुड रिदा, वेरी गुड सबा, थैंक्स फॉर द पार्टिसिपेशन। एंगल सम ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। जब दो एंगल साबित हो जाएं कि सेम है तो भाई तीसरा हमें साबित करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली साबित हो जाता है वो। लिहाजा यहां लिखा तो ट्रिपल ए है, लेकिन मार्किंग स्कीम के मुताबिक अगर आप डबल ए साबित कर दें, दो ट्रायंगल्स के दो एंगल साबित कर दें तो तीसरा खुद ब खुद साबित हो जाता है और लिहाजा हमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहां पर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब दो एंगल्स आप साबित कर दें तो फिर आप कहेंगे ये तीसरा एंगल भी बराबर है और ब्रैकेट में लिख दें एंगल सम ऑफ ट्रायंगल की वजह से। मार्किंग स्कीम में जब दो एंगल साबित हो जाते हैं तो फिर वो तफसील बयान नहीं करता, वो कहता है मार्किंग स्कीम में भाई दो एंगल्स बच्चे ने साबित कर दिए लिहाजा इसने सिमिलैरिटी साबित कर दी, ट्रिपल ए की जरूरत नहीं है, दो एंगल साबित कर दिए, तीसरा ऑटोमेटिक बच्चे ने साबित कर दिया, समझ लें। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये कि हम इस बात को क्लियर और वाजे कर दें कि जब दो एंगल्स हमने रीजनिंग के थ्रू
साबित कर दिए, तो फिर कहें तीसरा एंगल भी बराबर है। क्यों भाई? एंगल सम ऑफ ट्रायंगल की वजह से, ताकि हमारे दिमाग का कॉन्सेप्ट एग्जामिनर तक पहुंच जाए, और जब पहुंच जाएगा तो मार्क्स आपको ऑटोमेटिकली आसानी से मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो रीजंस आर अ मस्ट। और दूसरी बात, नेसेसरी रिक्वायरमेंट ये है कि प्रूव टू एंगल्स एज सेम, प्रूव टू एंगल्स। मैं लिख रहा हूं, प्रूव टू एंगल्स, टू angles as equal. Third will automatically be equal due to angle sum of a triangle which is 180. तो एंगल सम ऑफ ट्राइंगल 180 होता है, लिहाजा उस रूल के मुताबिक अगर दो एंगल्स साबित हो जाएं बराबर हैं, तीसरा ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। इस सिमिलैरिटी का सबसे आसान और मोस्ट पॉपुलर केस है, सबसे आसान भी है क्योंकि सिर्फ दो एंगल साबित करने, और तीसरा तो एंगल सम ऑफ ट्रायंगल से साबित हो जाता है, और सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है कि एग्जामिनर इसको बहुत टेस्ट भी करता है। तो अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स हो, एंगल्स ना हो, तीनों साइड्स का रेशो सेम हो, तो सिमिलर, एसएसएस। दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम इंक्लूडेड एंगल बराबर हो तो सिमिलर, और दो ट्रायंगल्स के सिर्फ दो एंगल्स बराबर हो, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, और वो ट्रायंगल सिमिलर चाहे कोई साइड हो या ना हो। अच्छा, यहां तक हमने अच्छी खासी बात डिस्कस कर ली। किसी का कोई सवाल यहां तक है तो बता दे, आगे बढ़ जाते हैं। सही है, यहाँ किसी का कोई सवाल तो नहीं है, आगे बढ़ूं? सही है जी, चले भाई। अच्छा, यहां तक हमें बात समझ आ गई है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स जो एग्जामिनेशन में बड़े पॉपुलर हैं, ओ लेवल्स आईजीसीएसई मैथमेटिक्स और ओ लेवल्स आईजीसीएसई एडिशनल मैथमेटिक्स में भी इनका बड़ा इस्तेमाल होता है, और ये पढ़ाए मेनली आईजीसीएसई में और ओ लेवल्स मैथ्स में ही पढ़ाए जाते हैं। ये एडिशनल मैथमेटिक्स में सिर्फ इनका इस्तेमाल, इनको लिंक किया जाता है कि बच्चों आपने मैथ्स ओ लेवल्स में पढ़ा है ना, तो एड मैथ्स में देखेंगे ये वो चीज कनेक्ट हो रही है, एड मैथ्स के कुछ मुश्किल टॉपिक्स हैं उसके अंदर ये चीज कनेक्ट होती है। तो आप देखिएगा कि दो ट्रायंगल्स कैसे साबित होते हैं सिमिलर, और मैं फिर ये भी बताऊंगा कि इससे मिलते जुलते डायग्राम जो आ सकते हैं वो किस तरह के आ सकते हैं। चलिए, ये ट्रायंगल्स वाले तो मैंने ऐसी बना ली ताकि मुझे याद रहे कि मुझे बताना है। अच्छा, अब देखें, पहला एग्जांपल देखते हैं। ए बी सी और ए डी ई, एक ट्रायंगल है ए डी ई, और उसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड बनी हुई है बी सी। एक ट्रायंगल था एडीई और उसमें एक साइड जो है अंदर एक लाइन बनाई गई, और वो ऐसी बनाई गई कि वो डीई वाली साइड से पैरेलल है। तो मैंने कहा एडीई ट्रायंगल में डीई वाली साइड से पैरेलल जो है वो बीसी वाली साइड है। अब मैं यहां जो डायग्राम बनाए थे वो इसीलिए बनाए थे कि जैसे एबीसी ट्रायंगल है, अब इसके अंदर मैं एक और साइड बनाना चाह रहा हूं। तो जैसे यहां डी से पैरेलल एक साइड बनाई थी, अब मैं ए बी से पैरेलल अगर एक साइड बना लूं, तो अब देखें इस तरह का डायग्राम भी आपके सामने आ सकता है। ये वाला ओरिजिनल डायग्राम जो मैंने ब्लैक से बनाया और जो ब्लू से बनाया दोनों सेम है। तो अगर ये वाला पहला एग्जांपल मैं समझ जाऊंगा तो ये भी समझ गया, कोई बात है। मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूं कि डायग्राम किस तरह नजर आ सकता है। फिर मैंने कहा ये ए बी सी है, अब इस बार ए सी से पैरेलल बना लेता हूं।
तो AC से पैरेलल एक साइड बन गई। तो डायग्राम या तो बेस से पैरेलल साइड अंदर हो सकती है, या बाकी जैसे ए बी 3 साइड्स होती है ना, तो किसी भी एक साइड से पैरेलल अगर फिगर के अंदर, ट्रायंगल के अंदर साइड नजर आ जाए पैरेलल वाली, तो ये केस अप्लाई होगा जो मैं अब समझाने जा रहा हूं। तो अब मैं आपसे कहता हूं नंबर 1, ADE एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक साइड है BC विच इज पैरेलल टू D। जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस के हवाले से सारी चीजें जहन में आनी चाहिए। पिछला टॉपिक, पिछला यूनिट जो गुजरा उसमें हमने इस बात को डिस्कस किया, दो लाइंस पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, सारी बातें जो है वो आपने याद रखनी है। तो अब मैं आपसे यहां पर कहता हूं, एग्जामिनर ने एक सवाल दिया, एक डायग्राम दिया, और फिर कहता है डायग्राम में आप देखिए कोई साइड नहीं है, कोई भी साइड नहीं है, और एग्जामिनर कहता है प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडी। जब ट्रायंगल प्रूव करने की बात हो तो प्रूव करने का मतलब पता है क्या होता है? अच्छा, दो बातें, एक होता है डिटरमिन वेदर ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट, एक क्या होता है डिटरमिन करो। डिटरमिन का आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। यस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, नो द ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, आर द ट्रायंगल्स सिमिलर। बट सवाल ये भी पूछता है एग्जामिनर, हम कहेंगे यस और नो। डिटरमिन वेदर द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हम बोलेंगे द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज all three corresponding sides are proportional, या two corresponding sides are proportional and the included angle is equal। तो एक ये सवाल होता है डिटरमिन। जब डिटरमिन होता है तो आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। बोलेंगे नो द ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट द थर्ड इज नॉट proportional, the two corresponding sides have the same ratio but the third does not have the same ratio। तो हम डिटरमिन के अंदर हाँ में भी जवाब दे सकते हैं, ना में भी दे सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने जब कहा प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडी, तो प्रूफ का मतलब होता है साबित करो। इसका मतलब एग्जामिनर तो जानता है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, आपने साबित करना है, वो आपसे रीजनिंग चाह रहा है। तो प्रूफ में यकीनन ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ना सिमिलर होने की तो बात एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब कोई फतवा जारी कर दे कि भाई नहीं मैंने ये साबित किया, ये प्रूफ नहीं हो सकते क्योंकि ये तो भाई सिमिलर है ही नहीं, ऐसी कोई बात एग्जिस्ट नहीं करती। जब एग्जामिनर ने डायग्राम में कहा, डायग्राम बना के सवाल में कहा प्रूफ करो कि ट्रायंगल एबीसी एडी से सिमिलर है, तो फिर साबित करना है, फिर वो वाकई में सिमिलर है। अब साबित कैसे करना है जब कोई साइड ना हो? तो तीसरा टेस्ट जो मैंने आपके सामने रखा ट्रिपल ए, जो बहुत कॉमनली टेस्ट होता है, जैसा कि मैंने आपके सामने बात रखी, तो उसी टेस्ट के मुताबिक हमें यहां साबित करना है, लेकिन रीजनिंग जरूरी है। तो भाई रीजनिंग कैसे दें? तो सबसे पहले नाम देखें, नाम देखिएगा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एडीई, ये नाम कौन बता रहा है? ये नाम एग्जामिनर बता रहा है। इन्हीं नामों के जरिए हमें साबित करना होगा। अब मैं देखना शुरू करता हूं कौन से एंगल साबित हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने कहा या मैं एंगल ए की बात करता हूं, तो एंगल ए कैसे कवर होगा? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। तो मैं कह रहा हूं बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू व्हाट? एंगल डी ए ई। तो एंगल बी ए सी बराबर है एंगल डी ए ई के। अच्छा, ये मैं लिख तो दिया, आप देखा करें, लेकिन लिखने से पहले एक दफा डायग्राम देख लिया करें। नाम का इस्तेमाल करके ये चीज लिखने से पहले एक दफा ट्रायंगल देख लिया करें कि वाकई में बराबर साबित होने की कोई पॉसिबिलिटी है भी, है मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। हकीकत में तो ये बराबर है, वाकई में है बराबर, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि क्या उस सवाल में उस एंगल को साबित करने के लिए मेरे पास कोई रीजन है या नहीं। क्योंकि कुछ एंगल साबित करने के लिए रीजन होता है, जैसे 3 एंगल्स में से 2 साबित करने होते हैं, तो बाज़ औक़ात 2 के लिए रीजन मौजूद होता है, तीसरे का मौजूद नहीं होता। तो अगर मैं तीसरा ऐसे ही लिख दूं कि ये बराबर है और रीजन मेरे पास ना हो, तो मार्क्स नहीं मिल सकते। तो जो 2 एंगल्स हम साबित करेंगे वो ऐसे होने चाहिए जिसका रीजन मेरे पास मौजूद हो। तो यहां पर बी ए सी और डी ए ई जो है साबित करने का मेरे पास रीजन है। क्या रीजन है? अगर डायग्राम देखूं तो बी ए सी ये वाला एंगल है, डी ए ई वो भी यही वाला एंगल है, तो हम बोलेंगे एंगल्स बराबर है। क्यों एंगल बराबर है भाई?
तो ब्रैकेट में लिख दूं कॉमन एंगल है भाई। जब एंगल ही कॉमन है तो बराबर कैसे नहीं होगा, अलग अलग थोड़ी है, ये तो कॉमन एंगल है। अच्छा फिर हम आते हैं सेकंड वाले एंगल बी पे। नाम से ऑर्डर चेक करें, ए बी सी, ए बी सी, और यहां पर होगा एडीई। तो मैं कहूंगा ए बी सी इज इक्वल टू एडीई। लिखने से पहले देखिए क्या वाकई ए बी सी जो है वो एडीई के बराबर है भी या नहीं है, क्या मेरे पास कोई रीजन इस एंगल को साबित करने का है भी या नहीं है। तो जब मैंने डायग्राम से देखा तो मुझे पता चला हाँ रीजन तो है। तो फिर मैंने ए बी सी इक्वल टू एडीए लिखा और मैं फटाफट जो है ब्रैकेट में रीजन दे दिया। तो जरा आप मुझे बताएं रीजन क्या होगा। ए बी सी जो है एडीई के बराबर क्यों है, क्या रीजन है हमारे पास इस चीज का। वेरी गुड सबा, जबरदस्त। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, रीजन क्या है हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अच्छा सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दिया तो बात तो हो गई पूरी, लेकिन बुक्स वगैरह में जो प्रैक्टिस फॉलो की गई है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद ये भी लिखता है कि क्यों कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि BC इज पैरेलल टू D। हालांकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एग्जामिनर आपको मार्क्स इंशाल्लाह दे देगा, लेकिन पूरा जुमला ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि BC D से पैरेलल है। तो मेरी कोशिश होती है मैं परफेक्ट तरीन काम बताऊं जो सबसे बेस्ट हो, तो बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा बेटा फिर हम एंगल तीसरे वाले पे आ जाते हैं। ACB इज इक्वल टू AED। नाम देखें, फर्स्ट थर्ड सेकंड, ACB AED। मैंने तो लिख दिया, लेकिन लिखने से पहले डायग्राम में देखें क्या वाकई कोई सबूत है। ACB कौन सा वाला है, ये वाला, और AED कौन सा वाला है, ये वाला। तो ये दोनों साबित करने के लिए रीजन है। हाँ भाई रीजन अभी भी वही है जो अभी ऊपर वाले एंगल के लिए था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और क्यों भाई, क्योंकि BC इज पैरेलल टू DE। सर यहां तो आपने तीनों एंगल साबित कर दिए सेम, और वो भी रीजनिंग के साथ। आपने तो अभी हमें ये कहा था कि सिर्फ दो एंगल्स अगर हम साबित कर दें तो एग्जामिनर हमें मार्क्स देगा, क्योंकि तीसरा एंगल तो एंगल सम ऑफ ट्रायंगल के मुताबिक बराबर होता है। जी हाँ, यहां अगर मैं ऊपर वाले दो एंगल साबित कर चुका था तो तीसरा साबित करने की जरूरत कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के रीजन के साथ जरूरी नहीं थे। दो एंगल सेम साबित हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली एंगल सम ऑफ ट्रायंगल के मुताबिक सेम हो गया। लेकिन यहां तो मैंने इसलिए कर दिया कि क्योंकि हमारे पास तीनों एंगल्स का रीजन है, दो का रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग, एक का रीजन कॉमन। रीजन जब हमारे पास तीनों मौजूद है तो तीनों दे दें यार, थोड़ी सी भ्रम करा देना एग्जामिनर को। एग्जामिनर को भी तो पता चले कि बच्चे के कॉन्सेप्ट कितने चमकते हैं। तो लिहाजा यहां पर हमारे पास तीनों एंगल्स के रीजन मौजूद थे। जब तीनों रीजन मौजूद थे तो फिर हमें तीनों रीजन लिख दें तो बेहतर है। वैसे तो दो लिखकर भी काम हो जाएगा, लेकिन तीनों लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। तो हमने तीनों लिख दिए, फिर हमने तीन डॉट बनाए। इन तीन डॉट का मतलब होता है हैंस। हैंस ट्रायंगल ABC is similar to triangle ADE। अगर ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो लिख दें एज ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैं वही कह रहा था जो रेफरेंसिंग है ना ट्रिपल ए, और ये यहाँ पर सिमिलरिटी के लिए नहीं यूज होती, ये स्टेटमेंट यूज होती है। एज ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल therefore triangle ABC is similar to triangle ADE। वैसे हमने ऊपर रीजनिंग लिख दी थी तो हम बात एंड कर सकते थे, लेकिन बात को जितना वाज़ेह किया जाए उतना बेहतर है। तो ट्रायंगल ABC ADE से सिमिलर क्यों है, एज ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सही है जी, तो ये हमने जो है नंबर 1 में साबित कर दिया। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं भाई इस एग्जांपल में कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, तो बिल्कुल वैसा ही डायग्राम है जैसे ये था ABC और ADE। यहां पर क्या नाम होंगे, अगर ये FABC और ये है D और ये है E, ये नाम दे दिए मैंने, तो अब मैं आपसे कहूंगा कौन से सिमिलर हैं, तो आप क्या बोलेंगे।
CDE, triangle CDE is similar to triangle CBA. अगर पहले ट्रायंगल का नाम हमने डिसाइड कर लिया CDE, तो फिर दूसरे ट्रायंगल का नाम अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है, मतलब CBA। अगर पहले का नाम मैं CED कहता, पहले का नाम अगर मैं CED कहता, तो दूसरे का नाम फिर मुझे CAB कहना पड़ता, क्योंकि E की कॉरेस्पॉन्डिंग A है, फिर मैं नाम यहां कहता CAB। जब नाम नेम्स डिसाइड कर रहे हैं तो पहले ट्रायंगल का नाम तो रैंडम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का नाम फिर कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा, वरना गलती हो जाएगी। तो CDE, तो नाम देने से पहले देखिए C के कॉरेस्पॉन्डिंग C है, D के कॉरेस्पॉन्डिंग B है, E के कॉरेस्पॉन्डिंग A है, तो CDE CBA। लेकिन अगर नाम आपने CED कह दिया तो फिर CAB कहना पड़ेगा। अच्छा, आप नाम कहते हैं DEC, तो यहां से नाम कहते BAC। तो पहले ट्रायंगल का नाम खुद से कह दें, दूसरे का उसी हिसाब से होगा। जैसे आप कहते EDC, तो दूसरा नाम होता ABC। जो एंगल जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग है उसी के हिसाब से नाम देना पड़ेगा। देखिए, कोशिश मेहनत समझाने में इसीलिए की जाती है ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट चमके। इंशाल्लाह इतनी ही मेहनत सवालात करवाते हुए भी की जाएगी ताकि आपको जितना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जा सके वो दे सके। इंशाल्लाह कोशिश पूरी है। तो यहां तक बात क्लियर है? एक एक्नॉलेजमेंट दे दें यस सर, ताकि मुझे एक तसल्ली हो जाए कि भाई सब ऑन द सेम ट्रैक है और सबको बात समझ आ रही है, ताकि मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ूं। सही है बेटा, जबरदस्त, मुझे एक एक्नॉलेजमेंट मिल गई ताकि मैं आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, इनफैक्ट एक फिगर बना हुआ है। ये फिगर आपको अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है, जैसे दो लाइंस यूं हैं और यूं बनी हुई है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बना दी जाएं, सही है। और फिर उसके बाद जो है उन दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को ज्वाइन कर दिया जाए सच दैट कोई एक पेयर पैरेलल हो जाए, जैसे ये वाला पेयर पैरेलल हो जाए, ये और ये पैरेलल हो जाए, तो फिर ये वाला केस जो केस नंबर 2 आपके सामने वो फॉर्म हो जाएगा। तो मैं एक केस साबित कर दूंगा, तो इस तरह के डायग्राम फ्यूचर में जितने आप देखेंगे, चाहे यूं पड़े हो, चाहे यूं पड़े हो, चाहे यूं पड़े हो, आप उनको इंशाल्लाह सिमिलर साबित कर सकेंगे। अच्छा, अब एग्जामिनर ने कहा प्रूव दैट ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECD। ACB एंड ECD, ये नाम एग्जामिनर खुद देता है जब वो प्रूफ करने का कहता है। सबसे अच्छी बात, इसी नाम को फॉलो करते हुए साबित करते हैं, शुरू करते हैं। पहले एंगल ए की बात करते हैं, एंगल CAB मार्क करें डायग्राम पे, एंगल CAB और यहां पर CAD। लिखने से पहले देखें डायग्राम, क्या मेरे पास कोई रीजन मौजूद है CAB और CED को सेम कहने का? मैंने कहा अरे हाँ, यहाँ तो रीजन है। जैसे आइडेंटिफाई किया कि रीजन है, फौरन लिख दें CAB। ऑर्डर देखें, सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम से ऑर्डर आएगा। CAB सेकंड फर्स्ट थर्ड, CAB CED सेकंड फर्स्ट थर्ड। बराबर है भाई। क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? रीजन क्या दूंगा? कोई बताएगा रीजन क्या होगा? एक टर्मिनोलॉजी देनी है, एक टर्म देना है। जैसे वहां कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल था, यहां पर क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। यहां पर क्या आएगा रीजन? ऑल्टरनेट एंगल्स। आपको सिखाया गया था
कि अगर Z फॉर्म हो रहा हो, ये N फॉर्म हो रहा हो और Z की दोनों लाइंस पैरेलल हो, या N की दोनों लाइंस पैरेलल हो, या उल्टा Z हो, या टेढ़ा Z हो, या सीधा N हो, या उल्टा N हो, अगर दो वर्टिकल लाइंस या दो हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल हैं तो फिर ये जो अंदर वाले एंगल्स हैं ये बराबर होते हैं। और रीजन क्या होता है भाई? ऑल्टरनेट एंगल्स। पूरी बात अगर लिखना चाहूं तो ऑल्टरनेट क्यों है? क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू डी। ये पहला एंगल हो गया। फिर दूसरे एंगल की तरफ बढ़ते हैं, सी वाला एंगल, एंगल ए सी बी। देखें यहां पर ए सी बी कौन सा है, तो नाम से देखें ए सी बी से, ए सी बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? ई सी डी। यहां देखें ई सी डी। क्या मेरे पास कोई रीजन मौजूद है ए सी बी और ई सी डी को कहने का? मैंने कहा जी हाँ। जब आपने कहा कि हाँ रीजन है तो फिर लिख दें ए सी बी बराबर है ई सी डी के। क्या सर ये सिर्फ लिखना मेरे लिए काफी है मार्क्स लेने के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना काफी है। ये लिखने से कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स तब मिलेंगे भाई जब ब्रैकेट में रीजन दो। हाँ एग्जाम में फंस जाओ, नहीं रीजन हो तो लिख देना, फिर रीजन ना भी दो तो अल्लाह मालिक के कुछ तो लिख। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। छोड़ने से बेहतर है कुछ लिख कर आओ। लेकिन मार्किंग स्कीम के मुताबिक मार्क्स तभी मिलेंगे जब रीजंस होंगे। तो ए सी बी और ईसीडी बराबर है। क्यों बराबर हैं? वेरी गुड शाबाश, जबरदस्त। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमने ये सीखा कि जब दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो, इस वर्टिकली ऑपोजिट का ताल्लुक पैरेलल लाइन से नहीं है। अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के सामने आमने वाले एंगल देखे जाएं तो आमने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं। क्यों भाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्यों? बस यहां रीजन देने की जरूरत नहीं है। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे। सर दो एंगल साबित करने होते हैं, दो साबित कर दिए, लिख दे हाँ थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल। कौन सा वाला? सी बी ए विल बी इक्वल्स टू सी डी ई। क्यों बराबर है भाई? एंगल सम ऑफ ट्रायंगल की वजह से। लेकिन अगर कोई अच्छा रीजन है तो फिर वो लिखें, फिर एंगल सम ऑफ ट्रायंगल ना लिखें। लिखने को तो लिख ले, मार्क्स तो पूरे मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं यहां कह रहा हूं सी बी ए कौन सा वाला एंगल है? देखें सी बी ए ये वाला है, और सी डी ई कौन सा वाला है? ये वाला है। ये दोनों क्यों बराबर है? तो ऑल दो एंगल सम ऑफ ट्रायंगल के मुताबिक दो साबित हो गए, तीसरा साबित हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर सही रीजन जो असल में रीजन इसका है वो है ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर रीजन है ए बी इज पैरेलल टू डी। ये तीसरा साबित करना मैं फिर कह रहा हूं जरूरी नहीं होता, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल के मुताबिक साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर रीजन मौजूद है तो लिख दें। फिर लिखूंगा हेंस ट्रायंगल ए सी बी is similar to triangle ECD. Triangle ACB is similar to triangle ECD. फिर वही बात, as all corresponding angles are equal. As all corresponding angles are equal. तो रीजन ये एंड में कहते हैं क्यों भाई? क्योंकि तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। ट्रिपल ए या एस एस या एस 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 ये एग्जामिनर प्रेफर नहीं कर रहा होता। कांग्रेसी में हम ये टेस्ट का रेफरेंस देते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी में टेस्ट का रेफरेंस नहीं देते, लेकिन जो टेस्ट का मतलब होता है, द क्रक्स ऑफ द मैटर, जो चीज बेसिकली उसका मतलब होता है वो लिखते हैं कि ट्रिपल एस में एज ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एस में टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल इंक्लूडेड एंगल इक्वल, और तीनों एंगल सेम है तो एज ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमने सिमिलैरिटी के दोनों एग्जांपल्स जो एग्जामिनेशन में बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, ये आपके सामने रख दिए ताकि जब इस तरह के सवालात आपको सिमिलर प्रूफ करने हो तो आपको किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी ना हो। सोचा तो था कि आज इंशाल्लाह बात को खत्म करेंगे, लेकिन मैं बात इतनी स्लो आराम आराम से कम्युनिकेट करता हूं इसीलिए कि हर किसी को समझ आ जाए।
कि टास्क जो है वो मुकम्मल नहीं है, अभी भी काफी बातें जो है बतानी है। तो लगातार काफी पढ़ के अच्छा खासा हम टायर्ड हो जाते हैं, मैं भी बोल बोल के काफी थक जाता हूँ, इतने आराम आराम से सुकून से डिटेल में जब तेज आवाज में बोलता हूँ तो थकावट सी हो जाती है थोड़ी सी, और स्ट्रेच करने में हम जो है वो शायद ना पहुंच पाए सही तरीके से। लिहाजा मेरा डिसीजन यही है कि अब टाइम अच्छा खासा 1 घंटे से भी काफी ऊपर हो गया, लिहाजा हम क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग फटाफट जितना एग्जाम्पल है उसको कॉपी कर लें, तो 1-2 मिनट कॉपी कर ले, उसके बाद इंशाल्लाह हम क्लास को एंड कर देंगे। बाकी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर सवालात भी हो सका कोई सवाल तो करेंगे एक का दुक्का, वरना फिर उसको उससे अगली क्लास में देखेंगे। तो चीजें आराम से की जाएं, लेकिन अच्छी तरह की जाएं, ये मेरा टारगेट होता है। तो बहुत आसानी से आराम आराम से चीजों को बता रहा हूँ ताकि आपको सबको समझ आए। तो कॉपी कर ले इंशाल्लाह, फिर देख लेते हैं। चलिए बेटा, अल्लाह के शुक्र से हमने जो है वो कॉपी भी कर लिया और सारी चीजें हमने ग्रास्प कर ली। जितना अब तक हमने पढ़ा कॉग्निटिव सिमिलैरिटी के हवाले से, उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके आइएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।